इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले तमिलनाडु से बड़ी खबर की। आपको बताने कि तमिलनाडु में एंटी करप्शन ब्यूरो के लगातार छापे पड़ रहे हैं। एआईएडीएमके के 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ 26 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह छापेमारी की है। तो एआईडीएमके के यहां पर छापेमारी 26 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दस्तक दी है। छापेमारी लगातार यहां पर जारी है। तमिलनाडु के अंदर अब एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री जो है वो हो चुकी है। एआईडीएमके के पूर्व मंत्रियों के ठिकानों पर दरअसल ये छापेमारी जो है वो हो रही है। 2 पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं और इनके अलावा 26 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर लगातार सुबह से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पर आपको बता दें कि 2 पूर्व मंत्री जो एआईएडीएमके के बताए जा रहे हैं उनके ठिकानों को लगातार खंगालने की कोशिश करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो कर रही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की एंट्री यहां पर हो चुकी है तमिलनाडु में और लगातार छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 26 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह छापेमारी की है। तो अहम खबर तमिलनाडु से इस वक्त की, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो सुबह से लगातार एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक जगह जगह छापेमारी कर रही है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 26 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दस्तक दी है। टीम वहां पर पहुंची है और तमिलनाडु में और 2 पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं जिनके ठिकानों को खंगालने की कोशिश में टीम फिलहाल वहां पर इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो अहम खबर तमिलनाडु से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सुबह सुबह दस्तक दी और एआईडीएमके के 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकानों पर पहुंची। वहां पर जाकर अब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ अहम दस्तावेज, कुछ अहम सबूत खंगालने की कोशिश में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां पर पहुंची है। तो लगातार तमिलनाडु में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे जो हैं वो जारी हैं। 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। इनके अलावा 26 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो सुबह से लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में भी छापेमारी हो रही है। बता दें आपको कि जम्मू श्रीनगर समेत 33 जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा, गांधीनगर, बेंगलुरु में सीबीआई ने छापेमारी की है। तो जम्मू श्रीनगर समेत 33 जगह ऐसे हैं जहां पर सुबह सुबह छापेमारी चल रही है। हरियाणा, गांधीनगर, बेंगलुरु में भी सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है। तो जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले मामले से जुड़ी अहम खबर है। इस मामले में अब टीम जो है पहुंच गई है। छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर समेत 33 जगहों पर फिलहाल टीम पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है। बेंगलुरु में भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो लगातार हर जगह टीमें जो है वो एक्टिव है, एक्शन मोड में है। जम्मू श्रीनगर समेत 33 जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा में सीबीआई की रेड पड़ी है, गांधीनगर में सीबीआई की रेड पड़ी है, बेंगलुरु में भी सीबीआई की टीम ने दस्तक दी है और वहीं जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज मथुरा जिला अदालत में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति को लेकर बहस होगी। आपको बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि करवट लेती मथुरा काशी। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का ये ट्वीट बहुत कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला क्या है। दरअसल औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह पर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठों में जंग हुई और इसमें मराठा जीते और जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया और 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरी 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है।
पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। हालांकि इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है और इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष के बदले में पास में ही कुछ जगह दी गई थी। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नबान चलो अभियान का आह्वान किया है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान की ओर मार्च करेंगे और इसे लेकर बीजेपी पिछले 2 सप्ताह से तैयारी कर रही है, लेकिन हावड़ा जिला पुलिस ने बीजेपी की ओर से भेजे गए पत्र में साफ कर दिया है कि पुलिस बीजेपी के नबान अभियान को अनुमति नहीं देती है। इससे बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और बंगाल बीजेपी के बीच महानगर के राजपथ पर महासंग्राम मचना लगभग तय हो गया है। वहीं हावड़ा के पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की तरफ से बंगाल बीजेपी को लिखे पत्र में कहा गया है कि नबान यानी राज्य सचिवालय एक हाई सिक्योरिटी जोन है और यहां धारा 144 लागू रहता है। इस इलाके में एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बता दें कि बंगाल बीजेपी नबान अभियान की जोरदार तैयारी कर रही है। बीजेपी के नेता 3 दिशाओं से एक विशाल जुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें कि और जुलूस कॉलेज स्ट्रीट, हावड़ा मैदान और संतरागाछी की ओर से निकलेगा। और वहीं अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा कि ममता बनर्जी कितने लोगों को रोकेंगी। वहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सभी जुलूसों में सांसद और विधायक शामिल होंगे। इस जुलूस में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी के सदस्य भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ दिलीप घोष ने आशंका जताई है कि इस जुलूस को लेकर घमासान मच सकता है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का आज नबान चलो अभियान है और इस दौरान रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई है। अभियान के लिए कोलकाता जा रहे भाजपा कर्मियों को रोकने के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई भाजपा कर्मियों को हिरासत में लिया। बता दें कि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई थी और भाजपा कर्मियों को कोलकाता जाने से रोका जा रहा था। लेकिन जब एक भाजपा की रैली यहां पहुंची तो वहां मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा कर्मियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक की स्थिति आ गई और कई भाजपा कर्मी वहां से जबरन ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक भागते दिखे, जबकि कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठाने वाले खुद 80,000 का मफलर पहनते हैं। मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बौखला करके लोग सब काम छोड़ करके उसी पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई काम दूसरा ही नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की है, वो अपना काम करे, अपना काम करे। इनको क्या तकलीफ हो रही यात्रा से? एक टी शर्ट को लेके बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चेस्ट में 2.5 लाख रुपए के हैं। ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें बोल के क्या चाहते हैं? राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अटकलों को लेकर पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट खेमे में जाने वाले राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट ही ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में सरकार को रिपीट करा सकते हैं। हमारी सीटें कांग्रेस की जब 21 पे आ गई थी, तब सोनिया गांधी जी ने सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी और उन्होंने हाड़तोड़ मेहनत की। मुझे भी उन्होंने अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। आज भी मैं डोटासरा जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। डोटासरा जी मेरे साथ उपाध्यक्ष भी रहे हैं पायलट साहब के साथ। तो हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत राजस्थान में सब जगह घूमे। पायलट साहब ने जगह जगह डानियों में कहाँ कैसे काम किए। राजस्थान की जो जनता चाहती है वही बात बोलता हूँ। राजस्थान की जनता ये चाहती है, राजस्थान का
चीफ मिनिस्टर जो है पायलट को होना चाहिए। हमने वोट पायलट को देख के दिया है, तो इसमें कोई। और बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल इस यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम नेता पद यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंच चुकी है और अगले 15 दिनों तक कई राज्यों से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक में पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। इस दौरान ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि ये बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने, आर्थिक असमानताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण के कारण भारत के सामने आने वाले खतरों के प्रति देश को जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। 5 महीने की यात्रा में 12 से अधिक राज्यों की दूरी तय करने वाली होगी और यात्रा में पदयात्रा, रैलियां और जनसभाएं भी शामिल होंगी। और बता दें आपको कि इनमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और अब बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो आज अहमदाबाद के टाउन हॉल में अहमदाबाद के सफाई कर्मियों से मुलाकात करेंगे और गुजरात के लिए गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी केजरीवाल चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात बदलाव की मांग कर रहा है और मनीष सिसोदिया जल्द ही लोगों की मांग को पूरी करने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में मार्च निकालेंगे। और वहीं आपकी गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के मुद्दे पर केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को वोट देकर बदलाव लाएं। एक दिन पहले यानी कि कल 12 सितंबर को अहमदाबाद में गुजरात पुलिस के अधिकारियों और अरविंद केजरीवाल के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां एक टाउन हॉल मीटिंग में एक ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया था कि वो उसके घर पर भोजन करने के लिए आए। केजरीवाल ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और देर शाम अपनी होटल से ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने के लिए वो निकल पड़े थे। लेकिन होटल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑटो की सवारी ली। इस पर गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने आपत्ति जाहिर की। दरअसल पुलिस अधिकारी केजरीवाल को प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ ये कहते नजर आ रहे थे कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बार का सत्र सबसे ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं। कारम डैम लीकेज और पोषण आहार पर कैग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं मध्य प्रदेश के मानसून सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 15 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष कारम डैम लीकेज और पोषण आहार पर मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि अगर विपक्ष काम करना चाहता है तो उसे सदन में शांति रखना चाहिए। ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष जल्दी खत्म करने की आशंका जाहिर कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यह कहना है कि सरकार मानसून सत्र को 15 सितंबर तक ही निपटाने की तैयारी में है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, हल्ला न करे। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि 13 से 17 सितंबर तक सत्र चलना है, लेकिन ये विधानसभा सदस्यों पर निर्भर करेगा। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू चलेगा तभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो पाएगी। विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के चलते विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 13 से 17 सितंबर तक विधानसभा के आसपास संगठनों और राजनीतिक दलों के जुलूस, रैली, धरना और प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। संबंधित क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। हालांकि ये आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, बारात या शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करेगा। बीसीसीआई की तरफ से याचिका में कहा गया है कि
अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान में संशोधन करने की अदालत की अनुमति मांगी थी। वहीं बीसीसीआई ने अपने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त करने की मांग की है, जिससे सौरव गांगुली और जय शाह संबंधित राज्य क्रिकेट संघों में 6 साल पूरे करने के बावजूद अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। और वहीं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने बीसीसीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मामले को क्रिकेट बोर्ड के कामकाज से जुड़े अन्य मामलों के साथ उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की उस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई करेगा जिसमें उसने अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान में संशोधन करने की अदालत की अनुमति मांगी थी। बीसीसीआई को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। याचिका में बीसीसीआई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पदाधिकारियों के कार्यकाल में बदलाव पर विचार करने की कोर्ट से मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की उस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई करेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब कुतुब मीनार की। दरअसल आज कुतुब मीनार के परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा की अनुमति की मांग को लेकर साकेत कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल ये है क्या। दरअसल दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद जो है वो लगातार जारी है। हिंदू संगठन ने याचिका दायर की है जिसमें उसने कहा है कि कुतुब मीनार को 27 हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तियां थी, जो मंदिर थे, उसको लेकर के इनको तोड़ा गया था। कुतुब मीनार में पूजा की मांग पर आज अहम सुनवाई है। इस विष्णु स्तंभ इसे बताया गया था। याचिका में मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की गई थी और पहले भी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से बहस भी हो चुकी है। वहीं ASI ने मंदिर होने के दावे को खारिज किया है। इस बीच इसके मालिकाना हक को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जब तक मालिकाना हक में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता है। मालिकाना हक वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज फिर से सुनवाई होगी। राव रेवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। पिछले 3 महीने में सत्येंद्र जैन जेल में है और इससे पहले जमानत पर उन्हें राहत नहीं मिली थी। हालांकि इस मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अदालत ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। पूनम के अलावा 2 और आरोपियों को अजित प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को भी जमानत मिल गई थी। उधर केरल में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुत्तों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केरल के कन्नूर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें पता चला है कि कुत्तों का आतंक कितना बढ़ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 छात्र अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तभी 6 से 7 आवारा कुत्तों ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया। छात्रों ने उनसे बचने के लिए दौड़ लगाई और किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। दोनों बच्चे तुरंत गेट के अंदर आए और गेट लगा दिया। इसी जगह पर रात को फिर घटना होती है। एक शख्स वहां से अकेले गुजरता है और झाड़ियों में छिपे कुत्ते उस पर अचानक से हमला बोल देते हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने महोबा के डीएम का फोटो ट्वीट किया है जिसमें डीएम मनोज कुमार सिंह केसरिया रंग की टोपी पहने नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी होते हुए डीएम ने बीजेपी की टोपी पहनी है। साथ ही तंज भी किया कि आपने भाजपा को टोपी पहनाई या भाजपाइयों ने आपको। इसके जवाब में डीएम महोबा की ओर से सफाई दी गई है कि ये जैनों के क्षमावाड़ी महोत्सव के दौरान की फोटो है और टोपी भी वही है जो जैनी लोग जो पहने हुए हैं, वही टोपी उन्होंने पहनी है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की टोपी नहीं है। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई योग्य मानने के फैसले पर हिंदू समाज ने
खुशी जाहिर की है। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के लिए शुभ संकेत माना है। सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये केस को सुनवाई करने योग्य माना था। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस भी लगभग ज्ञानवापी मामले की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। वाराणसी के बाद मथुरा में भी ऐसे ही फैसले की उम्मीद है और कहा गया है कि देश में पहली बार बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं को भी विचार योग्य माना जा रहा है। ये शुभ संकेत है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि आज बारिश होने और 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और भारी बारिश की मार असम की राजधानी गुवाहाटी भी झेल रही है। गुवाहाटी के कई शहर भारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के गया में एक दामाद ने नशे में अपने ही ससुराल वालों पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। नहीं खोल रहा था तालाब से, हम दरवाजा तोड़ दिए सर, ठीक है ना। तो हमको एक बहन अपना बच्चा को लेके निकला बाहर है, तो देख रहे हैं कि सबके मार के अथी कर दिया सर। हम यही देखे और नहीं हुआ तो बाद में हम लोग के रड लेके दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग भी थोड़ा सा डर गए सर, कैसे नहीं अथी कर देगा। तो फिर हम लोग ऊपर एगो लड़का के चढ़ाए हैं क्रिकेट पे, तो ईटा मरवाए, तब वो लड़का भागा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने पिछले दिनों चोरी के 15 लाख रुपए के सामान को बरामद कर 3 आरोपी चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस काफी दिनों से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देवरिया जनपद में स्वाट टीम और कोतवाली देवरिया थाने की संयुक्त टीम ने एक चोरी के गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पोजेशन से लगभग 15 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। ये जो चोरी का सामान है ये 11 मुकदमों से संबंधित है, जो गोरखपुर और देवरिया जनपद में अलग अलग थानों में लिखे गए हैं।